सेवेंथ क्लास का संस्कृत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्रामर का कुछ पार्ट है जो हम शुरू कर रहे हैं, उससे पिछले क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा और आगे बुक्स को पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए जो ग्रामर अभी हम बता रहे हैं, जैसे शब्द रूप से स्टार्ट कर रहे हैं। सिक्स क्लास का कुछ हम पार्ट जैसे वो व्यंजन, स्वर और वर्ण विच्छेद के बारे में थोड़ा बहुत हम बता चुके हैं। वो बैक क्लास में जो पढ़ाए हैं उसको भी आप देख लीजिएगा तो आगे क्लियर हो जाएगा। और जो भी हम लोग बुक्स आएंगे जो पढ़ेंगे उसमें जब ग्रामर क्लियर होगा, जैसे शब्द रूप और धातु रूप का की सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम लोग सेंटेंस मेकिंग भी नहीं कर सकते हैं और ना ही कुछ समझ में आएगी। कोई भी संस्कृत में जो भी स्टोरी होंगे या फिर पोएम होंगे तो वो समझ में नहीं आएंगे। एक चीज़ है, जैसे संस्कृत में जैसे हिंदी हम ग्रामर करते हैं वैसे ही संस्कृत में होते हैं। तो कोई भी जो सेंटेंस या वाक्य बनाना या कुछ भी हम लोग चेंज करना, ट्रांसलेट करना हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, तो जब तक शब्द रूप नहीं जानेंगे या ग्रामर नहीं जानेंगे, कारक नहीं जानेंगे, संधि नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। ना ही हम कोई मेकिंग कर पाएंगे सेंटेंस का, ना ही समझ पाएंगे। तो इसके लिए कोई भी बुक्स की स्टोरी पढ़ने के पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ये जो हम लोग शुरू कर रहे हैं शब्द रूप, इससे आप लोग परिचित होंगे। शब्द से कोई भी शब्द होगा उसका रूप कैसे बदलता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अकारांत शब्द किसको कहा जाता है, और हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं अकारांत के बारे में, आकारांत के बारे में, कि जिस शब्द के अंत में अ लगता है आकारांत होता है, आ लगता है आकारांत होता है, ई लगता है इकारांत होता है, उ लगता है उकारांत होता है, री लगता है जिसके अंत में वो ऋकारांत शब्द कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ें। अकारांत, आकारांत हम समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है अकारांत है या कौन सा शब्द जो है आकारांत है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, इसको पहचानने आना चाहिए कि शब्द अकारांत है या आकारांत है। ठीक है, तो जैसे हम लोग शब्द रूप में यहाँ पर लिख चुके हैं हम बोर्ड पे, इसको आप लोग उतार लेंगे। ग्रामर की बुक तो होगी, फिर भी जो यहाँ पर हम लिखे हैं उसको आप उतार के रखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, कॉपी में देखते रहने से समझ में आएगा, बुक्स की मदद ले लेंगे। तो कुछ शब्द रूप है जो अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत होते हैं। जैसे इकारांत में हर्षीकार वाले भी होते हैं और दीर्घिकार वाले भी होते हैं, दोनों तरह के इकारांत आ गए। उकारांत में हर्षुकार वाले भी आ गए और दीर्घुकार वाले भी आ गए। ठीक है, इतने तरह के शब्द जनरली होते हैं, जैसे जिसके अंत में अ होगा अकारांत होगा, आ होगा आकारांत होगा। तो इसी तरह जितने भी शब्द की पहचान हम कर लेंगे कि ये अकारांत है या आकारांत है, इकारांत है या उकारांत है। क्लियर? तो इसको हम लोग सबसे पहला इंटेंशन होगा कि उस कौन सा है वो पहचानना है, अकारांत है या आकारांत है। ठीक है, अब हम उस रूप को, जैसे अकारांत का रूप थोड़ा डिफर करता है आकारांत से, इकारांत भी थोड़ा डिफर होता है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस होता रहता है, बहुत थोड़ा डिफर करता है मगर डिफर करता है। तो हमको जानना है कि ये रूप बना है कैसे। शब्द रूप से परिचित तो हैं आप लोग, पिछले क्लास में आपने बालकः, बालकौ, बालका पढ़ा, लता, लते, लता पढ़ा, मुनि का पढ़ा, मुनि, साधु, नदी, ये सब शब्द का शब्द रूप आपने पढ़ा है। तो थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे जैसे अकारांत, अकारांत कौन है ये समझ गए। अब पुल्लिंग शब्द रूप, इसके पहले भी आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं व्याकरण में कि पुल्लिंग शब्द कौन होता है, स्त्रीलिंग शब्द कौन होता है, इससे तो अच्छी तरह परिचित होंगे। तो 3 तरह से होते हैं शब्द, जैसे पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग हुआ और नपुंसकलिंग हुआ। तो पुल्लिंग में कौन है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। पुल्लिंग में क्या होते हैं, जितने मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो आते हैं, और स्त्रीलिंग में जितनी
गर्ल्स होती हैं, जितनी भी फीमेल होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। और नपुंसक लिंग में ऐसे आते हैं जो कोई वस्तु स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, पुल्लिंग नहीं होते हैं, वो कोई सामान होते हैं, कोई थिंग होते हैं। तो ऐसे वर्ग, इसको नपुंसक लिंग वाले वर्ग में रखा गया। ऐसे चीज़ को हम लोग जो वस्तु की तरह होते हैं, जो सामान के रूप में होता है, उसका ना ही वो फील होता है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो वैसे ग्रुप में हम लोग रखते हैं नपुंसक लिंग के ग्रुप में, वैसे चीज़ को, वैसे जो शब्द हैं, ठीक है। तो जैसे बालक, बालक शब्द आया तो बालक, बालक से क्या हो गया, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो बालक शब्द से पुल्लिंग का पता चलता है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो बालक में क आया, शब्द का अंत हुआ बालक अ से, तो अकारांत शब्द हुआ। अगर कहीं आए कि बालक शब्द लिखा है और पूछे कि बताइए ये कौन सा आकारांत है या अकारांत है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है और अकारांत शब्द है। इतना तो क्लियर हो गया। अगर कहा जाए नदी, नदी कैसा है, तो नदी को हम लोग क्या कहेंगे? इकारांत कहेंगे, नदी है। और क्या है वो, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। नदी स्त्रीलिंग और इकारांत आया। अगर कहें साधु, तो साधु को क्या बोलेंगे? पुल्लिंग शब्द, और साधु ऊ है तो ये उकारांत है। तो ये पहचानना आपको आना चाहिए कि ये पुल्लिंग है और कौन सा आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। तो लिखा हुआ शब्द देख के आपको इसका पहचान हो जाएगा कि ये कैसा है, कौन सा आकारांत में आता है या आकारांत में, इकारांत, उकारांत, और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। और नपुंसक लिंग में जैसे आपको फल, फल है, पुस्तक है, मेज है, फिर आँख, नेत्र, उसको संस्कृत में कहते हैं नेत्र है। इस तरह के जो थिंग हैं, पुष्प, फूल, ये सब जो फल, फूल, ये सब आते हैं नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो इन सब का रूप कैसे चलता है, तो अभी हम शुरू का कर रहे हैं, जैसे केवल अभी इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं कि संज्ञा में कौन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो पुल्लिंग शब्द नाउन में, संज्ञा में कौन आते हैं, स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा में कौन आते हैं, नपुंसक लिंग संज्ञा में कौन आते हैं, पहले इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द में जैसे यहाँ नाउन संज्ञा लिखा है, संज्ञा में पुल्लिंग शब्द में कौन कौन आ गए, तो कुछ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी आपको अपने बुक से नोट कर लेना है कि और भी कौन कौन नाउन्स हैं। जैसे बालक, मुनि, साधु, पितृ, कवि। बालक अकारांत, मुनि इकारांत, साधु उकारांत, पितृ ऋकारांत, कवि इकारांत। 5 शब्द तो मैंने लिख दिया है, बाकी और भी आप देखेंगे कि शब्द रूप जो पुल्लिंग शब्द है उसमें कौन सा और शब्द आ सकता है। क्लियर? आपके ग्रामर के बुक में जो आपके सिलेबस में जितना पढ़ना है वो बुक्स में दिया है, ठीक है। उतना तो कम से कम नाम आपको जानना ही जानना है, उसके रूप को भी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी ये हो गया पुल्लिंग का। और स्त्रीलिंग शब्द में कौन आया, जैसे लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ। तो इसमें लता कौन सा हो गया, आकारांत, मति इकारांत, नदी इकारांत, धेनु उकारांत, वधु उकारांत, मातृ ऋकारांत। और भी जो शब्द होंगे आप अपनी बुक से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जहाँ से भी मिले उसका और क्या क्या हो सकता है। और नपुंसक लिंग शब्द में फल, धन, पुष्प, पुस्तक, नेत्र, ये सब आए, ठीक है। तो इन सब का और भी आप देख लेंगे, इसमें मैक्सिमम सब अकारांत ही आ रहे हैं, ठीक है। और इकारांत भी हो सकते हैं, जो भी थिंग होंगे, तो जो भी जिस तरह के होंगे उसका आप मेंशन कर देंगे, इकारांत है तो इकारांत, उकारांत है तो उकारांत, जो भी होगी, ठीक है। तो नपुंसक लिंग में कौन आए, स्त्रीलिंग कौन हुए, पुल्लिंग शब्द कौन हुए, इसका कलेक्शन आप कर लेंगे। इससे आपको कुछ शब्द की भी जानकारी हो जाएगी कि संस्कृत में कुछ शब्द का कलेक्शन हो जाएगा, वर्ड्स आप जान जाएंगे संस्कृत में, ठीक है। आपको शब्द का कलेक्शन रखना है, वर्ब का कलेक्शन रखना है, ठीक है। वर्ब जितना आप याद कर सकें
उतना कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वर्ब के तो सेंटेंस बनेगा नहीं। सब्जेक्ट वर्ब तो मस्ट है सेंटेंस बनाने के लिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सब आता है। नहीं भी ऑब्जेक्ट रहे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो जरूरी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब जैसे इंग्लिश में आप याद करते हैं वर्ड्स को, वैसे आप संस्कृत में भी याद कर लेंगे। और इसके लिए आपको ग्रामर की बुक होगी जिसमें बहुत सारे कलेक्शन है वर्ब के और सब्जेक्ट के, बहुत सारे शब्द हैं, उसको आप मैक्सिमम याद कर लेंगे। जो जनरल रोज़ इस्तेमाल करते हैं शब्द को, जैसे मैं खाता हूँ, वह जाते हैं, वह रोते हैं, वह चलता है, वह खाता है, वह हंसता है, इस तरह का शब्द जो हमेशा इस्तेमाल होता है, कम से कम उतना वर्ब, संस्कृत में वर्ब को क्रिया या धातु कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे धातु लिखा रहेगा, क्रिया लिखा रहेगा, ठीक है, कि ये क्रिया शब्द है, ये धातु हैं, तो इसका मतलब वो वर्ब होते हैं। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं उसका पूरा कलेक्शन आप कर लीजिएगा, तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 है। इजी वे में बताने के लिए इस तरह मैंने लिख दिया है कि आपको समझ में अच्छी तरह है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब संज्ञा हो गया, उसी तरह सर्वनाम में भी हमको जानना है। संज्ञा और सर्वनाम तो जानते ही हो। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के बदले जो इस्तेमाल किया जाता है शब्द को, हम उसको सर्वनाम कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से कैसे आते हैं वर्ड, पुल्लिंग उसमें भी है, स्त्रीलिंग उसमें भी है, नपुंसकलिंग उसमें भी है, तो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम जानने से पहले हम संज्ञा के बारे में एक और चीज़ जानते हैं। जैसे संज्ञा में बालक, मुनि, साधु, पितृ, कवि ये आते हैं। तो संज्ञा में इन सब का एक शब्द रूप चलता है। पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं कि बालक शब्द रूप, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ बालक। तो बालक शब्द रूप आप देखे होंगे, उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्ति और लास्ट में एक संबोधन होता है। 8 विभक्ति का यूज़ किया जाता है। तो उसमें एक वचन भी होता है, द्विवचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। एक वचन को भी अच्छी तरह जानते हैं। तो एक वचन में क्या होता है, एक आदमी का सिंबल होता है कि इसमें एक ही आदमी है। ठीक है, अगर बालक है तो एक ही बालक है। द्विवचन का मतलब होता है कि उसका सिंबल होता है 2 है, कोई भी चीज़ 2 है, यानी बालक है तो 2 बालक है। ठीक है, और बहुवचन 2 से ज़्यादा, 2 3 हो या 3 से भी ज़्यादा हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो यानी 3 या उससे भी ज़्यादा अगर हो कोई भी संख्या में शब्द का, तो उसको हम लोग बहुवचन कहते हैं। अगर एक बालक को एक वचन, 2 बालक को द्विवचन, 2 से ज़्यादा बालक हुए तो वो बहुवचन हो जाएंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे उसमें हम अगर सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो एक वचन के हिसाब से हमको कैसे सेंटेंस बनाना है, द्विवचन के हिसाब से कैसे बनाना है, बहुवचन के हिसाब से कैसे बनाना है। ठीक है, उसको हम लोग को जानने में मदद होगी। तो एक वचन में जैसे बालकः, बालकौ, बालका, हम लोग पहले अभी हम प्रथमा की ही बात करेंगे। ठीक है, हम कारक को बाद में बताएंगे, अभी केवल प्रथमा विभक्ति की बात करेंगे। प्रथमा विभक्ति में देखोगे क्या है, बालकः, बालकौ, बालका। ऐसा हो, याद है तुम लोग को पिछले क्लास में याद किए थे बालक शब्द रूप, सब लोग याद किए थे। तो बालक या गज, तो इसमें होता है बालकः, बालकौ, बालका। उसी तरह गजः, गजौ, गजा। जितने अकारांत होंगे, जिसके भी अंत में अ होंगे, एक याद कर लोगे बालक शब्द रूप, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको भी तुम लिख सकते हो। जैसे बालकः, बालकौ, बालका, तो गज का भी होगा गजः, गजौ, गजा। ठीक है, उसी तरह जितना भी अकारांत है, वृक्ष है वृक्षा, वृक्षौ, वृक्षा। ठीक है, इसी तरह जितने अकारांत है सबको तुम लेके चल सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मूर्ख हुआ अकारांत है, मूर्खा, मूर्खौ, मूर्खा। ठीक है, सब उसी तरह चलेंगे। तो अकारांत एक याद कर लेने से सारा अकारांत तुम लिख सकते हो। तो प्रथमा में बालकः, बालकौ, बालका। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द में आता है। बालकः, बालक, अगर एक बालक है तो हम कहेंगे बालकः। अगर कहीं 2 बालक की बात आती है तो वहाँ हम लिखेंगे बालकौ। और बहुत सारे बालक आएंगे 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पर हम लिखेंगे बालका। इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो
ये हो गया बालक में, अकारांत में। अब स्त्रीलिंग शब्द को हम कैसे करेंगे? स्त्रीलिंग में लता, मतलब जितने भी आकारांत जो शब्द होते हैं ना, जनरली स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और जितने भी अकारांत शब्द होते हैं जनरली मैक्सिमम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अकारांत वाले जितने शब्द हैं वो पुल्लिंग होंगे, आकारांत वाले जितने शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे अश्व पुल्लिंग, अश्व स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसी तरह लता, लता में आकारांत है तो स्त्रीलिंग शब्द जाएगा। शिक्षक पुल्लिंग, शिक्षिका स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जितने आकारांत हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्त्रीलिंग शब्द में। तो जितनी आकारांत यानी लता, लता स्त्रीलिंग है। और जैसे मति, नदी, ये धेनु, गाय को कहते हैं, वधु दुल्हन को कहते हैं, ये सब ऑटोमेटिक स्त्रीलिंग शब्द हैं। मातृ, माँ को कहते हैं, ये तो ऑटोमेटिक स्त्रीलिंग शब्द हैं, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। मगर आकारांत अगर लग गया तो स्त्रीलिंग होना ही है। अब जैसे लता, बालक में आया बालकः, बालकौ, बालका। ठीक है, अब लता में आता है लता, लते, लता। ठीक है, बालकः, इसमें प्रथमा में लता, बालकौ होता है द्विवचन में, इसमें लते। ठीक है, और ए हो गया, और लास्ट में लता जो एक वचन में है उसमें विसर्ग लग जाता है, लता हो गया। एक वचन में लता है और बहुवचन में विसर्ग लग जाता है लता में, लता, लते, लता। थोड़ा सा डिफर हो गया, बालकः बालकौ हो गया, इसमें द्विवचन में लते हो गया। ठीक है, तो बालकः बालकौ, बालका, और लता, लते, लता। ठीक है, पहला जैसे बालक, बालकः बालकौ, बालका हो गया, उसी तरह लता, लते, लता हो गया, थोड़ा सा डिफर कर गया। और उसी तरह अगर नदी की बात करते हैं इकारांत में, तो नदी, नद्यौ, नद्य ऐसे जाता है। ठीक है, नदी, नद्यौ, नद्य, ये हो गया नदी का। तो इसी तरह सबका थोड़ा डिफर होता है। तो इकारांत का जो शब्द रूप चलता है थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, अकारांत का अलग थोड़ा हो जाता है, आकारांत का अलग हो जाता है, उकारांत में भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे धेनु का हम करते हैं, धेनु का, तो धेनु, धेनु, धेनव ऐसे जाता है। आप लोग अपनी ग्रामर की बुक देखिएगा। ठीक है, उसमें हर जो अकारांत है उसका एक आकारांत का, एक ईकारांत का, एक उकारांत का, एक रीकारांत का, कम से कम हर से एक एक आपको याद करना होगा। एक याद कर लेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी आएगा, अगर उकारांत दूसरा है और उसको हम याद कर चुके हैं तो उसी के हिसाब से हम उसको हम बना सकते हैं सारे। अगर 4 हम 1 2 3 4 5 अगर हम हर इकारांत अकारांत का हम याद कर लिए, एक एक शब्द रूप अगर याद कर लेते हैं तो सबके को हम बैठा सकते हैं उसी के हिसाब से। जितने भी अदर शब्द आए उस तरह के तो हम उसको लिख सकते हैं। तो एक एक जरूर याद कर लेंगे आप लोग, जरूर निश्चित, कि जब स्कूल खुलेगा तो कम से कम इतना याद होना चाहिए। ठीक है, एक अकारांत शब्द, एक आकारांत शब्द, एक इकारांत, एक उकारांत और इकारांत दोनों, एक हर्षिकार, एक दीर्घिकार, एक हर्षोकार, एक दीर्घोकार और एक रीकारांत। ठीक है, तो इसको पुल्लिंग में अलग होता है रीकारांत, स्त्रीलिंग का थोड़ा अलग होता है रीकारांत। ठीक है, तो इस तरह करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग को देख के, और बहुत माइन्यूट अंतर होता है। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आगे हम बताएंगे कि कैसे याद करना है आप लोग को इसको। ठीक है, कि आपको आसानी से याद हो जाए, इसका भी एक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, तो अभी कम से कम इतना शब्द का आप, उसी तरह नपुंसक लिंग आया। अब नपुंसक लिंग में लता, लते, लता तो हम लोग कर लिए। नपुंसक लिंग में एक चीज़ है, जैसे अगर आप लोग पुल्लिंग शब्द रूप याद कर लिए तो पूरा नपुंसक लिंग समझिए कि पुल्लिंग शब्द रूप पे ही चलता है। ठीक है, क्योंकि अकारांत है, इसमें जनरली अकारांत ही होता है, तो वो सब चलता है नपुंसक लिंग जितना है पुल्लिंग के अनुसार। लेकिन प्रथमा और द्वितीया थोड़ा बदला रहता है, बाकी तृतीया से लेके संबोधन तक वो पुल्लिंग शब्द रूप की तरह चलता है। तो आप पुल्लिंग अगर याद कर लेते हैं बालक शब्द रूप, तो फिर
नपुंसक लिंग के लिए बहुत ज़रूरत नहीं याद करने की, उसी के अकॉर्डिंग आप नपुंसक लिंग को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग याद करिएगा। और नपुंसक लिंग में क्या है, जैसे प्रथमा और जो द्वितीया है एक ही तरह का होता है, यही डिफर होता है। प्रथमा में होता है जैसे फल, सपोज करिए फल है तो फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। ठीक है, इसी तरह चलता है। पुष्पम पुष्पे पुष्पानी। ठीक है, प्रथमा भी यही और द्वितीया भी यही। ठीक है, प्रथमा में फलम फले फलानी, द्वितीया में भी फलम फले फलानी, और तृतीया से जैसे बालक शब्द रूप चलता है उसी तरह चलेगा। तो याद केवल आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द करना है, ज़्यादा नहीं याद करना है। एक याद कर लीजिएगा, आप तीनों बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने पर सब अपने आप होने लगेगा, याद होने लगेगा और बनने भी लगेगा, मेमोरी में भी चला जाएगा। तो इस तरह से ये तीन का कैसे हम शब्द रूप लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफर होता है, उसको याद कर लेना है। और किस किस में कौन कौन से आते हैं ये आपको पहचानना ज़रूरी है। अगर बहुत सारे शब्द लिखे हैं उसमें से चुनना होगा, चूज करना होगा कि आप बताइए बहुत सारे शब्द हैं, इसमें कौन से पुल्लिंग शब्द रूप शब्द हैं, कौन से पुल्लिंग शब्द हैं, कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं और कौन से नपुंसक लिंग, आप निकाल सकते हैं उसमें से। तो ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट करने की कोशिश करें कौन सा कौन है। ठीक है, अब आते हैं हम सर्वनाम की तरफ, प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस समझ गए हम, नाम के बदले जो इस्तेमाल करते हैं। संज्ञा में सब नाम संज्ञा शब्द ही दिया है। अब सर्वनाम में क्या आता है, जैसे वह, मैं, तुम, यही सब आएगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं शब्द रूप जो होता है, तो मैं को ऐसा नहीं है कि वो उसका स्त्रीलिंग अलग है, पुल्लिंग अलग है, नपुंसक लिंग। मैं तो मैं है, तो त्रिलिंगी कोई भी लिंग हो, लड़की वाली मैं हो या लड़के वाले मैं हो या नपुंसक लिंग के लिए मैं हो, किसी के लिए भी, मतलब तीनों लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों के लिए जो मैं होता है एक ही होता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये इसीलिए इसको त्रिलिंगी लिखा गया है, तीनों लिंग में ही आता है मैं। ठीक है, तो मैं वो जो शब्द रूप बनता है उसको हम लोग कैसे याद करते हैं, किस रूप में, अस्मद शब्द रूप के रूप में याद करते हैं। मैं से रिलेटेड जो वर्ड होता है आई, तो उसको अस्मद शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आता है अस्मद शब्द रूप, आप ग्रामर में देखेंगे। सर्वनाम है, अस्मद का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो प्रथमा, अभी केवल प्रथमा विभक्ति में बता रही हूँ, तो वो कैसे चलता है। तो एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। आप देखिएगा अपने बुक्स में इस तरह से आता है अस्मद शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति में अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, एक आदमी मैं, हम दोनों, दो आदमी हैं तो कैसे बोलेंगे, हम दोनों, और वयम बहुत सारे हैं, मतलब हम बहुत लोग हैं, हम सब, तो वहाँ पर हम लोग लगाएंगे वयम। क्लियर, एक आदमी के लिए अहम, जैसे मैं पढ़ती हूँ या मैं खाती हूँ, तो वहाँ पर अहम लगाएंगे मैं के लिए। अगर हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों खाते हैं, तो दो आया, तो हम दोनों के लिए हम लोग आवाम लिखेंगे। और हम सब खाते हैं, इसमें ज़्यादा है, तो हम सब के लिए हम लोग वयम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, तो हम, मैं, हम दोनों, हम सब, अगर ऐसा शब्द आए तो हम सेंटेंस बना लेंगे, हम दोनों के लिए क्या डालेंगे, हम सब के लिए क्या डालेंगे, हो जाएगा। तो हम, आवाम, वयम, ऐसे चलता है। अभी केवल प्रथमा विभक्ति हम बात कर रहे हैं। अब मैं हो गया, मैं के बाद क्या आता है, तुम। ठीक है, अब एक चीज है, जैसे अस्मद मैं हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, संस्कृत में ये मैंने डिस्कस किया था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो मैं किस में आता है, प्रथम पुरुष में या मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में आता है।
तो उत्तम पुरुष में मैं आता है, और मध्यम पुरुष में कौन आता है? यू, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे तुम। ये हो गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और प्रथम पुरुष में क्या आता है? वह। और जो नाउन हुआ या वो आया, या नाउन के बदले प्रोनाउन सब जो होते हैं वो आते हैं। क्लियर? तो ये भी त्रिलिंगी है। तुम किसी भी स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए हम तुम का इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही होता है। ठीक है? युष्मद शब्द कहलाता है। वो क्या कहलाता है? युष्मद। मैं के लिए अस्मद, तुम के लिए युष्मद, यू। ठीक है? उसमें प्रथमा विभक्ति में क्या आता है? एक वचन में त्वम, दो वचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। ठीक है? अगर तुम शब्द आया तो त्वम लिखेंगे, यानी तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो में त्वम आएगा। अगर लिखा रहेगा तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों खाते हो, तो तुम दोनों के लिए हम युवाम लगाएंगे। और तुम सब अगर आता है तो यूयम, इस शब्द को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस बनाने में। क्लियर? तो हम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, इसका भी शब्द रूप है। हम केवल प्रथमा की बात कर रहे हैं। अब हम लोग हर चीज का, जैसे एक प्रथमा विभक्ति में पहले हम बता देते हैं। ठीक है? तो पुल्लिंग शब्द में, अब ये त्रिलिंगी तीनों लिंग में आए, पुल्लिंग शब्द में कौन से सर्वनाम आते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, स्त्रीलिंग में कौन आते हैं। तो अस्मद युष्मद तो समझ गए तीनों लिंग में होते हैं। अब पुल्लिंग शब्द एक होता है भवत, जो आप लोग को पढ़ना है सिलेबस में। तो भवत शब्द आता है, पुल्लिंग शब्द है ये भवत। इसका मतलब होता है आप। जैसे कोई भी जो पुल्लिंग शब्द है उसके लिए हम आप यूज़ करते हैं भवत के रूप में, यू, रिस्पेक्ट के रूप में। ठीक है? बड़े लोग को हम क्या यूज़ करते हैं? भवत। तो भवत शब्द को आप और यूज़ का मीनिंग होता है। उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में शब्द कैसे जाता है? भवान, भवंतो, भवंतः। ठीक है? भवान, भवंतो, भवंतः। एक आदमी है बड़े तो भवान शब्द लगाएंगे। आप कैसे हैं, आप खाते हैं, तो एक ही भवान लगाएंगे। अगर आप दोनों कैसे हैं या आप दोनों चलते हैं, खाते हैं, आप दोनों आएगा तो भवंतो हम लिखेंगे। आप सब के लिए अगर कोई प्रयोग होगा तो उसमें भवंतः। ठीक है? पुल्लिंग शब्द रूप के लिए। अब स्त्रीलिंग में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो पुल्लिंग में भवत हुआ, उसी तरह सेम स्त्रीलिंग में भवती, भवती कर देते हैं। ठीक है? तो भवती में भी आप और यू मतलब हुआ, स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है? ये मैस्कुलिन के लिए और ये फेमिनिन के लिए। तो स्त्रीलिंग में आ गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भवती, भवत्यो, भवत्या। ठीक है? एक वचन में भवती, द्विवचन के लिए भवत्यो और बहुवचन के लिए भवत्या। ठीक है? अब हो गया आप के लिए, जो बड़े हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, उनके लिए जो हम आप यूज़ करते हैं। तो पुल्लिंग में भवत और स्त्रीलिंग में भवती। ठीक है? इस पर भी पूरा शब्द रूप है, इसको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। और दूसरा अगला जो सर्वनाम है पुल्लिंग शब्द में क्या होता है? जैसे इदम, इदम शब्द आता है। इदम का मतलब होता है यह। ठीक है? यह पुल्लिंग में भी आ सकता है, स्त्रीलिंग में भी आता है और नपुंसक लिंग के लिए भी आता है। ठीक है? तो यह यानी दिस, दिस होता है, इसका मीनिंग यह। तो ये पुल्लिंग के लिए जब आएगा तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है? तो यह अगर कोई लड़के के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पुल्लिंग शब्द के लिए, तो हम लोग लिखेंगे अयम, इमो, इमे। एक वचन में अयम, द्विवचन में इमो और बहुवचन के लिए इमे। ठीक है? जैसे यह लड़का है, यह खाता है, यह दौड़ता है, एक शब्द आया, एक वचन आया तो अयम लगाएंगे पुल्लिंग शब्द में। अगर लड़के के लिए है, ये दो लड़के जाते हैं। ठीक है? ये या लड़के के लिए ये दोनों जाते हैं। ये दोनों के लिए हम क्या करेंगे? इमो लगाएंगे। ये सब
ये सब के लिए ई में लगाएंगे, ठीक है। इस तरह सेंटेंस मेकिंग करेंगे। अब इसी इदम को अगर लड़की के लिए यूज़ करना है, कोई लड़की के लिए हमको बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अयम नहीं लगाएंगे। अयम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में ये इयम हो जाता है। स्त्रीलिंग के लिए जब शब्द बनाएंगे तो इयम हो जाता है। अयम, इमो, इमे पुल्लिंग के लिए, इयम, इमे, इमा स्त्रीलिंग शब्द के लिए आता है, ठीक है। दोनों का फर्क समझ गए, अयम, इमो, इमे, और दूसरा इयम, इमे, इमा। क्लियर। अब इसी यह को अगर नपुंसक लिंग के लिए हम यूज़ करें तो हम लिखेंगे इदम, इमे, इमानी, ठीक है। नपुंसक लिंग के लिए यही यह का यूज़ इदम, इमे, इमानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों के लिए यह का रूप अलग अलग हुआ, पुल्लिंग के लिए अलग हो गया, स्त्रीलिंग के लिए अलग हो गया, नपुंसक लिंग के लिए अलग हो गया। क्लियर। अब ये हो गया इदम सर्वनाम शब्द रूप के लिए। अब हम लोग वह भी आता है प्रोनाउन, ठीक है। वह किसी नाम के बदले हम वह लगाते हैं तो कैसे होगा, तो पुल्लिंग शब्द के लिए, पुल्लिंग शब्द में इंग्लिश में हम लोग ही यूज़ करते हैं वह के लिए, स्त्रीलिंग के लिए शी यूज करते हैं, ही, सी करते हैं ना। तो उसी तरह हम लोग पुल्लिंग शब्द में वह का यूज तत् शब्द के रूप में होता है। तत् या फिर तद दोनों होता है, कहीं तत् लिखा रहता है, कहीं तद, या कभी एग्जाम में आ गया आपके कि तत् शब्द रूप को लिखो, या कहीं लिखा रहेगा तद शब्द रूप, दोनों एक ही होता है, इसे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तत् या तद एक ही होता है। तो अगर रहेगा पुल्लिंग शब्द का तद शब्द रूप लिखें, उसका पुल्लिंग में लिखें, तो हम ही, वह पुल्लिंग के लिए लगाते हैं। तो उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति में वह का सह होता है, ठीक है। तो एक वचन में सह, एक के लिए अगर कहें, अगर दो के लिए वह प्रयोग होता है तो तौ, और बहुत के लिए ते, सह तौ ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है ना। सह तौ ते इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द तत् शब्द या तद शब्द कहेगा, लिखा रहेगा कि इसका आप बनाइए शब्द रूप, तो उसका मतलब स्त्रीलिंग में सी होता है, वह सी, और सा ते ता। स्त्रीलिंग शब्द में सा एक वचन में, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता, ठीक है। जैसे वह जाती है, सा, वह के लिए सा लगाएंगे, वह दोनों जाती है तो ते लगाएंगे, उसके बाद वह सब जाती है तो ता लगाएंगे, वह सब के लिए ता, ठीक है। सा ते ता। और नपुंसक लिंग में तत् ते तान, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में वह के लिए क्या आ जाएगा, तत् ते तान। क्लियर, ये हो गया। अब अगला जो तुम लोग को पढ़ना है सर्वनाम में किम, जैसे ये चार पढ़ना ही है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह और कौन, इतना सर्वनाम सबको पढ़ना है, इतना जानना है, ठीक है। आपके सिलेबस में इतना मस्ट है, तो इतना तो याद करना ही करना है। अब आता है अगला सर्वनाम किम, कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, इसको अच्छी तरह पढ़ना क्योंकि 10th तक ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द किम, अगर कौन, जो किम शब्द होता है उसका मतलब कौन भी होता है और क्या भी होता है, ठीक है। कौन और क्या दोनों के मीनिंग में हम किम शब्द को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन क्या यानी हु और व्हाट, ठीक है, हु व्हाट। तो इसका कैसे जाएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पुल्लिंग शब्द अगर होगा, कोई भी पुल्लिंग शब्द के लिए अगर कौन शब्द यूज होता है तो हम एक वचन में कह, क, के कैसा होगा, जैसे सह तौ ते जा रहा है, पुल्लिंग शब्द में वह का जैसे जाता है सेम टू सेम कह का चलता है, ठीक है। सह तौ ते, उसी तरह कह, कौ, के, ये याद हो गया तो समझो कह भी याद हो गया। उसी तरह सेम सा ते ता है स्त्रीलिंग में, तो का, के, का कौन के लिए स्त्रीलिंग शब्द में हो गया, सेम टू सेम
अगर ये याद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह चलता है। सहतौते, कहतौके, सातेता, काकेका, उसके बाद तत्ते तानी। उसी तरह नीचे किम, के, कानी, ते के बदले के, तानी के बदले कानी। ठीक है, तो ये याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। किम शब्द रूप याद हो जाएगा। तो तीनों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में किम का कैसे रूप चला प्रथमा विभक्ति में, एक के लिए कैसे हुआ, दो वचन के लिए कैसे हुआ, बहुवचन के लिए, ये आपको जानकारी मिली। इससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर केवल प्रथमा विभक्ति में ही मैंने समझाने की कोशिश की है। अब जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं पूरा बताऊंगी कारक के बारे में कि हर विभक्ति का कैसे मीनिंग होता है और कैसे हम मेकिंग करते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है, तो इतना पहले आप जान जाओ, पहले इसको इतनी अच्छी तरह पढ़ लो कि ये कौन सा, ये संज्ञा में क्या क्या आ सकता है, अकारांत अकारांत कैसा होता है, और सर्वनाम में हमको जितना पढ़ना है उसका कम से कम प्रथमा विभक्ति और उसका मीनिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में क्या है, ये हम अच्छी तरह समझ जाएं। ठीक है, आज बस इतना कर रहे हैं। अगले दिन आप इस पर बहुत सारे बनाएंगे, वर्ड शब्द बना के लाएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम अगला जो कारक है वो बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।